अलास्का, दूर दूर तक फैला कुदरती इलाका। कुछ के लिए ये बर्फीला बंजर है, लेकिन कुछ के लिए है अमेरिका का आखिरी ग्रेट फ्रंटियर। यहाँ कुदरत मौजूद है अपने सबसे बड़े, सबसे बेरहम और सबसे हैरत अंगेज रूप में। जहां जिंदगी हमेशा दांव पर लगी रहती है। और जहां बसते हैं जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े शिकारी। सैवेज अलास्का। अलास्का काफी बड़ा इलाका है, अमेरिका के पूरे उत्तर पश्चिमी कोने में फैला हुआ। ये टेक्सास के 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। दूर दूर तक फैली इस जगह पर दक्षिण में नम तटीय जंगल हैं और ऊंचे इलाकों में नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियां भी। शरद की ठंड ने यहाँ के बड़े बड़े जानवरों को सक्रिय कर दिया। ये हैं अलास्कन ब्राउन बेयर। सर्दी आने ही वाली है और ये भालू एक मिशन पर हैं। आने वाले बर्फीले मौसम में जिंदा रहने के लिए इनके पास एक सीधा साधा उपाय है। ये 6 महीनों तक सोएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें अपना वजन इतना बढ़ा लेना होगा कि सर्दियां कट जाएं। ब्राउन बेयर्स आमतौर पर अकेले रहते हैं, लेकिन यहाँ समुद्र तट पर मजबूरी में एक साथ जमा हैं। हर खाना बहुत अहम है, यहाँ बहुत तनाव है। ये दुश्मन 9 फुट ऊंचे और करीब 635 किलो के हैं और 9 सेंटीमीटर के नाखूनों से लैस हैं। ये एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहुंचाते नहीं हैं। ये ज्यादातर दिखावा और शोर शराबा होता है, जो शिकार करने की सबसे अच्छी जगह पर कब्जे के फैसले के लिए काफी है। अलास्का में कब क्या हो जाए पता नहीं। मौसम भी कई सप्ताह पहले या देर से शुरू हो सकते हैं और हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। उत्तरी तट पर ब्राउन बेयर्स के नजदीकी रिश्तेदार भी आने वाले बर्फीले मौसम का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जल्दी क्यों नहीं आ रहा। ये हैं पोलर बेयर्स। आर्कटिक महासागर के बर्फीले पानी में ये चैन से रहते हैं। ब्राउन बेयर्स के उलट ये जाड़े के मौसम में लंबी नींद नहीं सोएंगे। इनके लिए तो बर्फीला मौसम अच्छे वक्त का संदेश लेकर आता है। समंदर के जमने पर ये बर्फ पर निकल पड़ेंगे अपने मनपसंद जानवरों यानी सील्स के शिकार के लिए। लेकिन तब तक तो इन्हें यहां जमीन पर फंसे रहकर मामूली चीजों से काम चलाना होगा। ये माँ और इसके बच्चे भूख से बेहाल हैं।
और इनके सामने एक बड़ा खतरा है। नर पोलर बेयर्स। ये भी बर्फ के इंतजार में किनारे पर आ गए हैं। अगर ज्यादा भूख लगी तो ये बेताबी में किसी बच्चे को मारकर खा जाएगा। बर्फ जमने पर ये बिखर कर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तब तक यहां तनाव है और माओ को अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए सतर्क रहना होगा। अब दिन छोटे, अंधेरे और ठंडे होते जा रहे हैं। आखिरकार सर्दी शुरू होने लगी। तट के पास भी तापमान 0 से 35 डिग्री नीचे चला गया है। समंदर के जमने पर पोलर बेयर्स फिर से शिकार करने के लिए ठोस बर्फ वाले इलाकों में जा सकते हैं। पूरे अलास्का में कई मीटर बर्फ जम जाने से कुछ ही हफ्तों में पूरे राज्य की सूरत बदल गई है। बर्फीले अंधड़ में उड़ती बर्फ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां जिंदगी के सामने 3 रास्ते हैं। पूरी सर्दी भर लंबी नींद में रहें, सक्रिय रहकर इसे झेलें, या फिर यहां से भाग जाएं। जबरदस्त सर्दी के दिनों में खाने की चीजों की कमी हो जाती है। बढ़िया मांस दूर दूर से ईगल्स को यहां खींच लाया है। जब किसी और का खाना चुराया जा सकता है, तो इतनी ठंड में शिकार करने में अपनी बेशकीमती ताकत क्यों खर्च करें? ईगल्स यहां अकेले मुर्दाखोर नहीं हैं। लेकिन यहां सब पर इन्हीं की धौंस चलती है। अगर कोई और इनका खाना चुराने की कोशिश करे, तो ये उसे मजबूर कर देते हैं कि खाना छोड़ दे। ट्रम्पेटर स्वान्स इन ईगल्स को ज्यादा भाव नहीं देते और जल्दी ही ये अगले मुकाम के लिए रवाना हो गए। बॉल्ड ईगल्स अलास्का छोड़कर नहीं जाते। इनके लिए ये नदी मछली पकड़ने की अहम जगह है। ज्यादातर जीवों के पास उड़कर दक्षिण में जाने का विकल्प नहीं है। यहां रहने वाले सबसे ताकतवर जीवों के लिए भी सर्दी का मौसम अपना वजूद बचाए रखने की एक मुश्किल आजमाइश है। मूस गर्म महीनों में हरे पत्तों से पेट भरते हैं, लेकिन अब इन्हें टहनियां चबानी पड़ रही हैं। वयस्क को रोज लगभग 8 किलो खाना चाहिए, नहीं तो उसका वजन कम होने लगेगा। ये बस ताकतवर और सेहतमंद रहने की जद्दोजहद है, लेकिन ये जरूरी है। यहाँ शिकारी भी हैं, जिन्हें कमजोर जानवरों की तलाश रहती है। अलास्कन ब्लैक वुल्व्स, ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रे वुल्फ की गहरी रंग वाली उपप्रजाति हैं। ठंड इनके बालों की दोहरी परत को पार नहीं कर पाती। ये सर्दी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब शिकार कमजोर हो जाता है और गहरी बर्फ में धीमा पड़ जाता है। एक जवान नर मूस इनके निशाने पर है। ये भेड़ियों को पास आते हुए देखकर परेशान है। जिंदगी या मौत इसके अगले कदम पर निर्भर करती है। अलास्का के बर्फीले कुदरती इलाकों में ब्लैक वुल्फ्स का एक झुंड जंगल के किनारे पर घूम रहा है। अकेला नौजवान मूस जानता है कि भेड़िए करीब हैं और इसे खतरा है।
ये अकेले भेड़िए का तो सामना कर सकता है, लेकिन साथ मिलकर शिकार कर रहे पूरे झुंड का नहीं। इसे आत्मविश्वास के साथ टिककर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे भेड़िए इसे खदेड़ने लगे। भेड़िए अपनी ताकत बर्बाद नहीं कर सकते। इन्हें तय करना होगा कि खदेड़ने में फायदा है या नहीं। और ये नौजवान मूस जानता है कि किधर भागना है, ऐसी जगह जहां इसे अपनी लंबी टांगों से फायदा हो। अब मूस का पीछा करने का मतलब होगा बर्फीले पानी में तैरना। उसमें ये भीग जाएंगे, इन्हें ठंड लगेगी और शायद तब भी शिकार में कामयाबी ना मिले। इतने जोखिम का कोई फायदा नहीं। मूस ने विलोज की ओर भागकर बचने की कोशिश की। प्रत्येक 2.5 वर्ग किलोमीटर में औसतन सिर्फ एक इंसान की आबादी के साथ अलास्का के ज्यादातर हिस्सों में लोग नहीं हैं। ये वाकई सुदूर कुदरती इलाका है जहां जानवर हमेशा की तरह अपनी चालाकी, ताकत और दमखम पर जिंदा रहते हैं। एंकरेज इसमें अपवाद है, यहां तक कि अलास्का के स्टैंडर्ड से भी। सबसे मुश्किल इलाका अलास्का के बीचों बीच मौजूद है। एंकरेज से लगभग 320 किलोमीटर उत्तर में अलास्का के बीच में है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़, माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली या द हाई वन भी कहते हैं। ये पहाड़ यहां सिर उठाए खड़ा नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है। सिर्फ सबसे सख्त जान जीव ही यहां जिंदा रह सकते हैं। तीखी ऊंचाइयों वाली इस दुनिया पर ठिकाना है डाल शीप का। यहां तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है और लगातार कई महीनों तक बर्फ जमी रह सकती है। लेकिन ये कोई मामूली भेड़ें नहीं हैं। लगभग 140 किलोग्राम के ये जानवर कुदरत की मार सहने के लिए ही बने हैं। घने बालों वाली इनकी खाल इन्हें गर्म रखती है और सफेद ऊन इन्हें बर्फ में छिपा लेती है। इन्हें वाकई माहौल में छिपने की जरूरत है, क्योंकि यहां भी ग्रे वुल्व्स हैं। लेकिन एक मामले में इन भेड़ों का पलड़ा भारी है। ये आसानी से ऐसी ऊंची चट्टानी दीवारों पर चढ़ सकती हैं, जहां भेड़िए नहीं पहुंच सकते। वो पीछा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये भेड़ें इन्हीं पहाड़ों पर पैदा हुई हैं। 2 हिस्सों में बटे इनके खुर पैने होते हैं। ये फिसलन भरी चट्टानों पर पकड़ बनाए रखने के लिए शरीर में कुदरती क्लाइंबिंग क्रैम्पॉन्स जैसे हैं। लेकिन ये काम इनके लिए भी जोखिम भरा है। जितनी भेड़ें शिकारियों की चपेट में आकर मरती हैं, उतनी ही पहाड़ों से गिरकर भी। ऊंचाइयों पर तो सर्दी का मौसम और लंबा होता है। बढ़िया घास बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लाइकेंस या पहले की सूखी हुई घास जैसी चीज से पेट भरने के लिए भेड़ों को बर्फ खोदनी होगी। ये सिर्फ खाना ढूंढने पर फोकस नहीं कर सकती। ठोस और नरम बर्फ वाला मौसम इनके प्रजनन का भी वक्त है। अगर नर मिलन करना चाहता है तो इसे लड़ना होगा। हड्डियों की एक दोहरी परत इनकी खोपड़ी में दरार नहीं पड़ने देती। इनाम के तौर पर इसे मनचाही मादाओं से मिलन करने का मौका मिलेगा। मिलन के बाद ये साथ नहीं रहते। डाल शीप सर्दी के पूरे मौसम में पहाड़ की ऊंची ढलानों पर ही रहती हैं। बाकी जीव मौसम की मार से बचने के लिए छिपे रहते हैं। अब बसंत शुरू हो रहा है
और ये निकलने के लिए तैयार हैं। बर्फ पिघल रही है। ये सबसे पहले दक्षिणी तट पर पिघलती है और फिर अंदर के ऊंचे इलाकों में और सुदूर उत्तर में। अलास्का के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ पूरी तरह नहीं पिघलती। सतह पर बर्फ भले ही पिघल जाए, लेकिन उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे की जमीन हमेशा जमी हुई रहती है। ये पर्माफ्रॉस्ट सैकड़ों मीटर गहरा हो सकता है। यहाँ पेड़ नहीं उग सकते, इसलिए ये पूरा इलाका जंगल की तरह घास, लाइकेंस और कुछ छोटी झाड़ियों से ढका है। इसे कहते हैं टंड्रा। अलास्कन टंड्रा में ये बसंत का मौसम है। एक ग्रिजली बेयर मौसम में पहले अच्छे खाने की तलाश में है। ग्राउंड स्क्विरल बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ और कोई शिकार भी नहीं। और ये भी इतनी सतर्क रहती हैं कि इन्हें चुपके से पकड़ना मुश्किल है, इसलिए शायद खदेड़ने से ही इसे कामयाबी मिल जाए। कोई फायदा नहीं, गिलहरी के छिपने के लिए हमेशा कोई ना कोई बिल मौजूद होता है। इसके पास अब एक आखिरी उम्मीद है। इसके मजबूत कंधे खोदने में बहुत मदद करते हैं। लगभग 9 सेंटीमीटर के नाखून पर्माफ्रॉस्ट को खोदकर गिलहरी के बिल को उधेड़ने लगे। लेकिन गिलहरी की सुरंगों का जाल बहुत बड़ा है। वो कहीं और निकल भागी। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। टंड्रा में वापस आने वालों में सिर्फ भालू ही नहीं हैं। बसंत के मौसम में विलोज में नाजुक फूल उगने लगते हैं, जिन्हें कैटकिन्स कहते हैं। अलास्का के सबसे मशहूर खाना बदोशों को कुछ समय के लिए इनसे पेट भरकर खाने का मौका मिल जाता है। कैरिबू के झुंड खाने और प्रजनन की सुरक्षित जगहों की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जहां भी जाते हैं, इनके पीछे पड़े रहते हैं भेड़िए। भेड़ियों को शिकार करने में सबसे ज्यादा आसानी खुली जगह पर होती है, जहां वो अपने शिकार को देख सकते हैं और उसे खदेड़ने की जगह भी होती है। ये झुंड में सबसे खतरनाक होते हैं। मिलजुल कर ये अपने से बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। लेकिन ये भेड़िया अकेला है। किसी जवान नर के लिए अपनी पैदाइश वाले झुंड से अलग होकर मादा की तलाश करना और खुद अपना झुंड बनाना आम बात है। मिलजुल कर रहने वाले जानवर के लिए ये चुनौती भरा वक्त है। अभी नन्हे कैरिबू का शिकार किया जा सकता है। इसे इनको डराकर खदेड़ना होगा और फिर किसी एक को झुंड से अलग करना होगा। लेकिन कैरिबू एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। अपने झुंड के बिना भेड़िए के पास ताकत नहीं है। ये बस इन्हें जाते हुए देखता रहा। पूरे अलास्का में जंगली जानवर सक्रिय हो गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत तट के पास के पहाड़ों पर सर्दियों की लंबी नींद में सोए भालू अब समंदर की ओर जा रहे हैं। पिछले शरद में इन्होंने इसी तट पर सैमन मछलियों का शिकार किया था, लेकिन अब कई महीने तक सैमन नहीं होगी। भालुओं को किसी और चीज की तलाश है। ये खाना हासिल करने के लिए इन्हें सही समय पर आना पड़ता है, उन 4 घंटों के दौरान जब ज्वार काफी कम हो जाता है। पानी से बाहर आई समतल जगह खाली दिखती है, लेकिन भालू यहां अपनी तेज नाक की मदद ले रहे हैं। ये 8 किलोमीटर दूर से भी शिकार का पता लगा लेते हैं, या फिर इस तरह रेत में दबे हुए जीवों का भी। ये भालू का आम शिकार नहीं है। इन्हें क्लैम्स की तलाश है। दिक्कत यह है
कि क्लैम्स सतह से लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे दबी रहती हैं। लेकिन ग्रिजलीज की तरह ये भालू भी खोद सकते हैं। क्लैम की गंध मिलने पर नर्म रेत से उसे खोद कर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसे एक मिल गया। बड़े बड़े पंजे नजाकत से इसे खोलकर मांस निकाल लेते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद भालू हैरत अंगेज ढंग से बारीक काम भी कर सकते हैं। हर क्लैम में लगभग 12 कैलोरीज होती हैं, जो किसी बड़े भालू के लिए हल्के नाश्ते जितना भी नहीं। लेकिन अनुभवी भालू एक बार ज्वार कम होने के दौरान ही लगभग 100 क्लैम्स निकाल लेता है। सिर्फ अलास्का तट के भालुओं ने ही सीखा है कि ये काम कैसे करते हैं। यहाँ ज्वार का पानी 6 मीटर तक आता है। कुछ ही घंटों में ये पूरी जगह लहरों में डूब जाएगी। पर आज क्लैम के शिकार का वक्त खत्म हो गया। लेकिन लहरों के साथ एक और चीज मिल गई। एक खुशकिस्मत भालू ने एक फ्लैटफिश पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में एक और भालू को गंध मिल गई। ये इससे कम उम्र का और छोटा है, लेकिन भूख ने इसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। अपने से बड़े भालू और उसके खाने के बीच आना सही आइडिया नहीं है। इसने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया है। अलास्का के प्रशांत तट पर कम उम्र का एक भूखा ब्राउन बेयर अपनी हद से आगे निकल गया। इसने अपने से काफी बड़े भालू और उसके खाने के पास जाने की हिम्मत की। ये सबक बहुत कड़े हो सकते हैं। किस्मत अच्छी है कि ये छोटा भालू भागने में तेज है। दूर तक खदेड़ना ताकत की बर्बादी लगती है, लेकिन इसका भी एक मकसद है। भालुओं को अपना दबदबा कायम करना होता है और तय करना होता है कि किसे सबसे अच्छा खाना मिलेगा। आने वाले महीने मछलियों के शिकार के लिए अहम होंगे। तब काफी कुछ दांव पर लगा होगा और लड़ाइयां ज्यादा बेरहम होंगी। सबसे अच्छा यही है कि उससे पहले ही सबका रुतबा तय हो जाए। अगली बार मिलने पर इस छोटे भालू को यह मुठभेड़ याद रहेगी और वो इससे दूर ही रहेगा। रुतबा तय हो गया और शांति कायम हो गई। जुलाई तक भालू सैमन मछलियों के शिकार के लिए सही जगहों पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। जब मछलियां आएंगी तो ये पूरी तैयारी से इंतजार में होंगे, लेकिन सब कुछ भालुओं की मर्जी से नहीं होगा। इस तट पर इनके खतरनाक पुराने दुश्मन भेड़िए भी मौजूद हैं। ग्रे वुल्व्स ब्राउन बेयर्स के सामने आ जाते हैं। भालू नर्वस है। भालू किसी अकेले भेड़िए को तो मार सकता है, लेकिन झुंड के सामने इसे सावधान रहना चाहिए। ये दोनों जानवर एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने काफी पहले ही एक दूसरे की खासियतों और कमजोरियों को समझ लिया था। भालू लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी दूर तक ही। भेड़िए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और लगातार कई किलोमीटर तक भागते रह सकते हैं। और छोटे आकार की कमजोरी को ये अपने टीम वर्क से पूरा करते हैं। ये पुराने दुश्मन जानते हैं कि ये एक दूसरे से कितना पंगा लें।
इनके बीच एक असहज समझौता है। इस बूढ़े भेड़िए की एक टांग जख्मी है। ये गुस्साए भालू के हमले से बचकर नहीं भाग सकता, इसलिए इसका लिहाज करता है। अगर ये दूरी बनाए रखे तो भालू इसे कुछ नहीं करेंगे। भालू और भेड़िए दोनों ही यहाँ मछली पकड़ने आए हैं और अपने पुराने अनुभव से इन्हें पता है कि जल्दी ही समंदर से ढेर सारा खाना यहाँ पहुंचने वाला है। गर्मी का मौसम आधा बीत चुका है और कई बार तो पहली सैमन इस समय तक आ चुकी होती हैं, लेकिन इस बार नहीं। इन्हें इंतजार करना होगा। भेड़िए और भालू दोनों ही नदियों के किनारे तैनात रहकर सही मौका मिलते ही हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। सुदूर उत्तर में अलास्का के दूसरे तट पर पोलर बेयर्स अब गर्मी के मौसम वाले तौर तरीकों पर लौट रहे हैं। पूरे अलास्का में इस पलने बढ़ने के छोटे से मौसम में जिंदगी गुलजार है, लेकिन पोलर बेयर्स के लिए यह मुश्किल समय है। अपने मनपसंद शिकार यानी सील्स को पकड़ने के लिए पोलर बेयर्स को समुद्री बर्फ की जरूरत होती है। गर्मी में बर्फ पिघल गई है। इन्हें समंदर में कोई दिक्कत नहीं होती और ये सैकड़ों किलोमीटर तक तैर सकते हैं, लेकिन ये पानी में शिकार नहीं कर सकते। इस मुश्किल मौसम को पार करने के लिए पोलर बेयर्स के पास जिंदा रहने का एक तरीका है। ब्राउन बेयर्स सर्दियों में लंबी नींद में जाते हैं, लेकिन पोलर बेयर्स गर्मियों में अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देते हैं। ये चलते फिरते हुए शीत निद्रा में जाने जैसा है। वयस्क भालू कम खाने से भी काम चला सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अब भी बढ़ने लायक खाना चाहिए। गर्मी में इनके भूख से मरने का खतरा है। ये घास और जड़ें खाकर जिंदा नहीं रह सकते। पोलर बेयर्स मांसाहारी हैं, इन्हें मांस चाहिए। दूसरे भालुओं की तरह इनकी नाक भी बहुत तेज होती है और ये 65 किलोमीटर दूर से भी खाने की गंध सूंघ लेते हैं। ये हाल ही में मारी गई बोहेड व्हेल की बची खुची लाश है, 12 मीटर लंबी और लगभग 100 टन भारी। सभी व्हेल्स में बोहेड्स की ब्लबर यानी चर्बी सबसे मोटी होती है। ये सिर्फ चर्बी है, कैलोरीज से भरपूर। पोलर बेयर्स के लिए ये जिंदगी और मौत का अंतर हो सकता है। इस एक लाश से लगभग 80 पोलर बेयर यहां खींचे चले आ सकते हैं। ये दुनिया में पोलर बेयर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। ज्यादा भालुओं के जमा होने पर तनाव बढ़ने लगा। माएं अपने बच्चों को इस लाश के पास लाकर भारी जोखिम उठा रही हैं। यहां बड़े नर भी हैं। इन्हें ज्यादा भूख लग गई तो ये किसी बच्चे को भी मार सकते हैं। दूसरे भालुओं के आक्रामक होने से पहले ही माओ और बच्चों को जो मिल जाए उसे खाकर निकल जाना चाहिए। किस्मत से सबके लिए काफी ब्लबर है और भालू महज आधे घंटे में अपने वजन के 10% जितना खा सकते हैं। दिन बीतने के साथ लाश पर भालुओं की तादाद बढ़ने लगी। अब ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। बेहतर होगा कि अभी यहां से खिसक जाएं और सबके शांत होने पर वापस आएं। व्हेल की यह बची खुची लाश किस्मत से मिलने वाली चीज है। गर्मी के बाद
शरद ऋतु की शुरुआत तक ये कई भालुओं का पेट भरेगी। इन भालुओं को फिर से सर्दी के मौसम का इंतजार है। अभी अलास्का के ब्राउन बेयर्स को सर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें जो चीज चाहिए वो इधर आ रही है। गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है और यहाँ की कुदरती दुनिया की सबसे अहम घटना शुरू हो रही है। अलास्का के समुद्र यात्री अंडे देने और मरने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये है सैमन। नन्हे भालू अपनी माँ से सीखते हैं कि सैमन मछलियों को पकड़ने के लिए कहाँ पहुंचना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हें नहीं पता कि मछली कब आएगी और कितनी तादाद में आएगी। अगर काफी सैमन आ गई तो इनके पेट भरने से कहीं ज्यादा खाना मौजूद होगा। लेकिन अगर नहीं आई तो बहुत नुकसान हो सकता है। शरीर पर काफी चर्बी के बिना ये सर्दी का दूसरा मौसम होगा। इस बार मछलियों के आने पर इनकी पूरी उम्मीद टिकी है। अलास्का के प्रशांत तट पर गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। नदियों के मुहानों पर सैमन मछलियां दिखाई देने लगीं। ये हर साल की तरह उनके आने की शुरुआत है। ब्राउन बेयर्स यहाँ उनके इंतजार में हैं। गहरे पानी में मछली पकड़ना मुश्किल है। ये मछलियों को छिछले पानी की ओर खदेड़ने की कोशिश करता है, जहां ये आसानी से बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन तब भी ये काफी फुर्तीली हैं। इसकी किस्मत अच्छी है कि इसके पास कुछ अलग तरीके भी हैं। ये पानी के अंदर अच्छी तरह देख सकता है, लेकिन ब्राउन बेयर्स को अपने कान गीले करना अच्छा नहीं लगता। पर इसे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। इसे मछलियों का एक बड़ा झुंड दिखा, इसलिए ये जानता है कि अगला हमला कहाँ करना है। ये कार कर रहा, इसे एक मछली मिल गई। इसने सर्दियों की लंबी नींद से पहले अपने शरीर पर चर्बी जमाने का काम शुरू कर दिया है। यहां सिर्फ भालुओं की मर्जी नहीं चलती। इस तट पर मुकाबले में दूसरे जानवर भी हैं। भेड़िए ज्यादा मछली पसंद नहीं करते, लेकिन प्रशांत तट पर ज्यादातर शिकारियों ने समंदर से नदियों में आ रही सैमन मछलियों का फायदा उठाना सीख लिया है। इस भालू का पूरा ध्यान सैमन पर लगा है और ये भेड़िए पर बहुत गौर नहीं कर रहा। यहां ढेर सारी सैमन है और नदी छिछली है। लेकिन ये समुद्र तट के पास है और यहां अभी मछलियों में आगे के लंबे सफर के लिए काफी दमखम है। ये तेज हैं और ये भालू उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। ये अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है और हताश हो रहा है। भेड़िए को शायद इस भालू का रवैया समझ में आ गया है। ये गुस्साए भालू के करीब नहीं रहना चाहता। भालू का ध्यान फिर से मछलियों पर टिका है और इस बीच भेड़िए ने दोबारा कोशिश की।
दोनों शिकारियों को शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन ये असल में मिलकर काम कर रहे हैं। अपने बीच सैमन को घेरकर छिछले पानी की ओर खदेड़ रहे हैं। और जब भालू नहीं देख रहा था, तब भेड़िए को एक मछली पकड़ने में कामयाबी मिल गई। जो आज इसका पेट भरने के लिए काफी होगी। मछलियों के शिकार का मौसम बीता जा रहा है। पूरे अलास्का में ठंड बढ़ रही है। रंग बदल रहा है और शरद ऋतु आने वाली है। जिंदगी आने वाली सर्दी के मौसम के लिए तैयार हो रही है। शरद यानी पतझड़ के रंग डेनाली तक पहुंच गए हैं। यहां भी भालू मौजूद हैं। ये कुछ भी खा सकते हैं। प्रशांत तट के ब्राउन बेयर्स के उलट, ये ब्राउन बेयर्स सैमन से भरी नदियों पर निर्भर नहीं रह सकते। इनके लिए तो बस ढेर सारी बेरीज और बीज हैं। नतीजा ये है कि तट से दूर रहने वाले ये भालू अपने तटीय रिश्तेदारों से आमतौर पर छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें भी सर्दी के लिए वजन बढ़ाना है। अपने बच्चों के साथ ये मां रोज 20 घंटे तक खाती रह सकती है। ये खाने लायक पौधों की तलाश में टंड्रा में घूमती रहती है। इनका खाना मौसम पर निर्भर करता है। पतझड़ में बेरीज की भरमार रहती है। डेनाली के भेड़िए भी टंड्रा में खाना ढूंढ रहे हैं। हमेशा की तरह इन दोनों दुश्मनों के बीच एक असहज समझौता है। भेड़िए बेरीज से पेट नहीं भर सकते। इन्हें मांस चाहिए। किस्मत से यहां ढेर सारी ग्राउंड स्क्विरल्स हैं और तेज और फुर्तीले भेड़ियों को इन्हें पकड़ने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ यहां के भालू 90% शाकाहारी हैं। यहां खाने के लिए आसानी से मिलने वाली ढेर सारी चीजों के होने से इन्हें गिलहरियों का पीछा करने की जरूरत नहीं। ये भालू तो अक्सर बस स्टार्च से भरे लजीज कंदमूल निकालने के लिए ही जमीन खोदते हैं। भालू और भेड़िए दोनों ही इस इलाके में रहते हैं और सर्दी में भी यहीं टिके रहेंगे। भेड़िए बाहर निकलकर शिकार करते रहेंगे, लेकिन ये मादा भालू अपने पूरे परिवार के लायक एक मान बनाकर सर्दी का पूरा मौसम सोते हुए बिता देगी। अलास्का के सभी ब्राउन बेयर्स के लिए शरद यानी पतझड़ का मौसम सबसे अहम है। दिन छोटे होने के साथ मौसम के पैटर्न्स बदल रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में यहां तापमान 15 डिग्री कम हो सकता है। समंदर से नमी वाले तूफानी बादल यहां आने लगे हैं और उनके साथ तेज हवाएं भी। पूरे अलास्का में ठंड बढ़ रही है और उत्तर में सबको इसी का इंतजार था। पोलर बेयर्स के लिए आखिरकार सर्दी का मनचाहा मौसम आने ही वाला है। उत्तरी तट आर्कटिक की तेज हवाओं की चपेट में है और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं।
नन्हे भालू लहरों में खेल रहे हैं। ये हवा में उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं जिनसे सर्दियों की शुरुआत होती है। बच्चे अपनी माँ के करीब रहते हैं। ये इसके साथ चलते रहेंगे और सीखेंगे कि अपने लिए शिकार कैसे किया जाए। वयस्क भालू जल्दी ही अपने परिवार से अलग होकर उस अकेली जिंदगी में लौट जाएंगी जिसकी इन्हें आदत है। तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है और बहुत तेजी से गिर रहा है। पहली बर्फ पड़ने लगी है। अलास्का में आखिरकार सर्दियों की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। इस पूरे इलाके पर सफेद बर्फीली चादर बिछने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। और एक बार फिर यहाँ के जंगली जानवर उन गिने चुने इलाकों में जमा हो जाएंगे जहां बर्फ नहीं जमती। चिलकैट नदी में गतिविधियां काफी तेज हैं। एक गहरे प्राकृतिक जलकुंड से नदी में पानी आता रहता है और इतना गर्म बना रहता है कि बर्फ न जमे। इस खासियत की वजह से बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ सैमन मछलियों का आना काफी लंबे समय तक जारी रहता है और तमाम सैमन की तरह ये भी अंडे देकर मर जाती हैं। साल के इन आखिरी महीनों में मरती हुई मछलियों की भरमार शिकारियों और मुर्दाखोरों के लिए किसी दावत से कम नहीं। लगभग 400 ईगल्स साल भर चिलकेट वैली में ही रहते हैं, लेकिन सर्दी शुरू होने पर यहां मर रही मछलियों को खाने के लिए लगभग 3000 ईगल्स जमा हो जाते हैं। बॉल्ड ईगल्स आमतौर पर अपने शिकार को ढूंढने के लिए पैनी नजर पर निर्भर करते हैं। ये 1 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा दूर से मछली को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें इसकी जरूरत नहीं। यहाँ नदी में सैमन की लाशें भरी पड़ी हैं, बस उन्हें पानी से निकालने की जरूरत है। इस ईगल को अपना वजन बनाए रखने के लिए रोज कम से कम आधा किलो मांस की जरूरत पड़ती है। अलास्का के ऊंचे दर्जे के ज्यादातर शिकारियों की तरह बॉल्ड ईगल्स भी आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं। लेकिन छोटी सी जगह में जब इतना सारा खाना मौजूद हो तो इन्हें एक दूसरे से भी निपटना पड़ता है। यहां इतना सारा खाना है, लेकिन तब भी ईगल्स को खुद मछली पकड़ने के बदले आपस में लड़ना और दूसरों का निवाला छीनना पसंद है। आमतौर पर शिकार में इस्तेमाल होने वाले तेज पंजों और ताकतवर चोंच को ये एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। मछली पकड़ने वाले भालुओं की तरह इन्होंने भी आपस में रुतबा तय कर लिया है। सबसे उम्रदार बड़े परिंदे झुंड पर हावी रहते हैं और सबसे अच्छी मछलियों पर कब्जा कर लेते हैं। चिलकैट के सभी ईगल्स के लिए
इस साल ठूस ठूस कर खाने का ये आखिरी मौका है। इन सैमन मछलियों के खत्म होने पर दुनिया में बॉल्ड ईगल्स का सबसे बड़ा जमावड़ा भी बिखर जाएगा। ये पूरे अलास्का में फैलकर बर्फ से ढके इलाकों पर मंडराते रहेंगे और जो कुछ मिल जाए उससे पेट भरेंगे। आर्कटिक तट पर आखिरकार समंदर फिर से जमने लगा। अब पोलर बेयर्स वो काम करने के लिए आजाद हैं जिसमें ये सबसे माहिर हैं। ये पोलर बेयर्स इस बेरहम बर्फीले इलाके में सील्स का शिकार करने के लिए ही जन्मे हैं। मां और इसके बच्चों के लिए अब दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से में अपने साम्राज्य में लौटने का वक्त है। पूरे अलास्का में ऐसे कुदरती इलाके हैं जिन्हें सिर्फ बर्फीला बंजर नहीं कहा जा सकता। ये यहां रहने की कोशिश करने वाली सभी जिंदगियों को आकार देता है। बड़े छोटे सभी जीव अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष में लगे रहते हैं। अलास्का में पलने बढ़ने के लिए यहाँ के जानवरों ने दुनिया के इस छोर के अनिश्चित मौसम के साथ तालमेल बना लिया है। अलास्का की बेरहम मुश्किलें ही यहाँ की जिंदगी को और मजबूत बनाती हैं और पक्का करती हैं कि अब भी अमेरिका के आखिरी बड़े कुदरती इलाके के तौर पर ये कायम रहे।